रही है रुद्रपुर से। रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे रुद्रपुर, ये जानकारी है। नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम का स्वागत यहां पर किया गया। युवाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। धामी सरकार नकल विरोधी कानून लेकर के आई है, जिसको लेकर उनका स्वागत जहां पर भी आजकल वो किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। रुद्रपुर पहुंचे हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए उनकी मौजूदगी यहां पर। नकल विरोधी कानून को लेकर के सीएम धामी का स्वागत किया गया है और युवाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। धामी सरकार नकल विरोधी कानून लेकर के आई है। देहरादून से बड़ी खबर है, पीसीएस मेंस की पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा चली। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में परीक्षा के केंद्र बनाए गए। 2 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। 383 पदों के लिए 5636 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो पहली पाली की जो परीक्षा वो संपन्न हो गई है, ये कहा जा रहा है। पीसीएस मेंस की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई। सुबह 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत हुई, जो कि 12 बजे जाकर के खत्म हुई। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में परीक्षा आयोजित की गई। पीसीएस मेन की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई थी और आप देख रहे हैं कि जो तमाम अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी है वो अपनी परीक्षा संपन्न करके आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर ये परीक्षा हुई है। अभी सरकार ने हाल ही में एक नकल विरोधी कानून लागू किया था, उसके बाद ये पीसीएस की पहली परीक्षा है जो नकल विरोधी कानून के बाद आयोजित की गई है। परीक्षा दे दी है आपने, कितना कैसा रहा एग्जाम आपका? कैसे? ठीक था एग्ज़ाम। तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि सब आपको पता ही है कि इतना आंदोलन वगैरह चले हैं, जिसकी वजह से जो है परीक्षार्थियों को, जितने भी हम अभ्यर्थी थे, मानसिक रूप से हम लोग जो है परीक्षा देने में भी इतने सक्षम नहीं है जो खुद को हम देख पा रहे हैं। तो बस वही रहा, कुल मिला के परीक्षा तैयारी तो करी रखी है, देनी है परीक्षा। बाद आपने देखे बीच में जैसे आपने जिक्र किया आंदोलन हुआ और पटवारी लेखपाल परीक्षा हुई थी, उसके बाद ये परीक्षा हुई है। तो जिन चीज़ों को लेकर एक अंदेशा था वो सब इस बार नहीं हुआ। देखिए, अंदेशा तो हमेशा से ही एक रहता है, क्योंकि क्या है कि इससे पहले भी जो है शुचिता थोड़ी भंग हो गई थी हर चीज़ की। तो जो शुचिता भंग हो जाती है, एक मन में संशय हमेशा रहता है, हमेशा मन में संशय बना रहता है कि आप जो पेपर लिख रहे हैं क्या वो सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आश्वस्त किया गया है चीफ मिनिस्टर द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, तो आगे देखते हैं, भविष्य में ऐसा ना हो तो अच्छा है सभी अभ्यर्थियों के लिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, अभ्यर्थी ऐसे थे जो लगातार ये मांग कर रहे थे परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 बार पहले ही परीक्षा में बदलाव किया गया था और अब आज 23 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई है और ये 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और आगे भी ये उम्मीद है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा आयोजित होंगी। देहरादून से अपने सहयोगी कृष्ण लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। आगे बढ़े, रुड़की से खबर है। रुड़की में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष आपस में झगड़ते हुए भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में आकर के लाठी डंडे यहां पर बरसाए गए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान एक पुरुष और एक महिला बेहोश भी हो जाते हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। एक्सक्लूसिव किस तरीके से यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच में भिड़ंत हो गई, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो की जानकारी जुटाई जा रही है, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, और जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर फिर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। एक महिला, एक पुरुष के बेहोश होने की जानकारी यहाँ से मिल रही है। पनियाला का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जिसकी पड़ताल जारी है। बड़ी खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा नीति जारी कर दी गई है। आवासीय भवनों के लिए 31,201 रुपए से लेकर 36,527 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिलेगा। व्यवसायिक भवनों के लिए 39,182 रुपए से लेकर 46,099 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिए जाएंगे। भूमि के मुआवजे पर अगली कैबिनेट की बैठक जब होगी तो ये कहा जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है, निर्णय लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा नीति जारी की गई है सरकार की तरफ से। आवासीय भवनों के लिए आप जान लीजिए 31,201 रुपए से लेकर 36,527 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा, और व्यवसायिक भवनों के लिए 39,182 रुपए से लेकर 46,099 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रभावितों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। जितने भी अधिकारी शासन स्तर के आए थे उन्होंने ये बात कही थी कि हम आपसे जो हमारी जो मांगे हुई थी CPWD के थे, तो उन्होंने ठीक है वो CPWD का उन्होंने उस दिन माना, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कैची उस पर चलाई है, उसके बाद उन्होंने एक तो जो हमारी मकानों को जो नाप रहे हैं वो कारपेट एरिया के हिसाब से नाप रहे हैं, जबकि हम यहाँ पहाड़ों पर
पैसा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो उसमें कटौती होगी वो डेप्रिसिएशन की मूल्यह्रास की कटौती होगी, उसमें भी वो और पैसा कम होगा। तीसरा जो ये स्लैब बनाया है, स्लैब में तो ये समझ लो कि वो पूरा जीवन में आ जाएगा। और उसके बाद जो सरकार ने हमें 1 लाख रुपये जो दिया है वो भी उसमें कटता है। और उसके अलावा सरकार पता नहीं क्या क्या करेगी, तो हम उससे बिल्कुल भी संपूर्ण नहीं। बागेश्वर से खबर है, बागेश्वर में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। एक बीमार शख्स को डोली में रख करके अस्पताल ले जाने की तस्वीर सामने आई है। बोर बलड़ा गांव तक पक्की सड़क नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण पथरीले रास्तों से गुजर रहे हैं, आवाजाही को मजबूर हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उनकी सुध नहीं ले रही, इसलिए उनका गांव आज भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ रह गया है। मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के लोग किस तरीके से वंचित हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगाइए। और ऐसी ही हालत प्रदेश के अधिकतर जिलों की भी है। बागेश्वर की तस्वीर बताई जा रही है, बोर बलड़ा गांव का ये मामला। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे शासन प्रशासन हैं उन्होंने ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए हमारे उधर को, क्योंकि वो बागेश्वर का लास्ट अंतिम गांव है जो अभी लोग इस आधुनिक युग में हम मतलब कुछ दूर संचार से दूर हैं। दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। रोड काफ़ी लंबे समय से 2019 से कट रही है। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्चा अपनी बीमार मां को व्हीलचेयर से ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पिरान कलियर नहर पटरी का है, जहां एक बच्चा अपनी बीमार मां को घर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर कुछ राहगीर बच्चे की मदद के लिए आगे आते हैं और महिला को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब महिला की हालत पहले से बेहतर है। ठीक है, ये देखिए आप, व्हीलचेयर से छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो भी अब वायरल है। हो गई थी, उसको व्हीलचेयर पे लेके आ रहा था, फिर कुछ लोगों के द्वारा उसको यहाँ पर फिर पहुँचाया गया। तो हमारे डॉक्टर ने उसको देखा तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। तो उसके बाद फिर उसको ड्रिप विप लगाई, ऑक्सीजन वगैरह लगाई, तो फिर वो आधा 15-20 मिनट के अंदर ही होश में आ गई थी। और फिर रात में उसको खाना खिलाया तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन के भीतर ही 60,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट पंकज राणा की हम दिखाते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप कैसे अपना सकते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने वेबसाइट के अलावा अन्य और माध्यम रखे। पहले हम आपको वेबसाइट का जरिया बताते हैं। आप कंप्यूटर पर जाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे, यदि आपको वेबसाइट याद नहीं है तो आप वेबसाइट पर गूगल पर जाकर चारधाम यात्रा 2023 रजिस्ट्रेशन लिख देंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह की आपकी साइट खुलेगी और यहाँ पर आप जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा की साइट है उस पर आप खोल देंगे। अगर आप व्हाट्सअप के जरिए करने चाहते हैं तो आपको ये नंबर आपको नज़र आएगा यहाँ पे 8394833833। इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको तरीका बताएं तो आप जो एक ऐप होता है, एंड्रॉयड फ़ोन पर ऐप होता है, उस पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर नज़र आ रहा होगा। ये टोल फ्री नंबर भी रजिस्ट्रेशन का जरिया है 1364। और ये स्टेट के नंबर स्टेट के लिए है। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 101351364 डायल करना होगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आप सीधे अपने माई अकाउंट नंबर पर जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आएगा। और इस तरह के पेज खुलने के बाद ये डिटेल यहाँ पर आप देखेंगे और इस तरह की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। ये पहले से ही भरा हुआ है और यहाँ से आप इस तरह से एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ से आप यात्रा की शुरुआत करेंगे कि आपको किस दिन यात्रा करनी है और कैसे आपको जाना है। तो यहाँ पर यात्रा की डेट आप भरेंगे और जैसे 22 तारीख से आप देखेंगे तो ये फरवरी का महीना है, तो यहाँ से आप अप्रैल में जाएंगे और अप्रैल में आप 25 तारीख को यदि यात्रा करना चाहते तो 25 क्लिक करेंगे। एंड ऑफ डे आपका क्या होगा वो आप क्लिक करेंगे 23 तारीख को, इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। ये पेज देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरा पेज है यहाँ पर और ये सब लिखा हुआ है कि केदारनाथ के लिए इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, केदारनाथ का ये है। इस तरह के बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ की रजिस्ट्रेशन की संख्या आपको नज़र आ रही होगी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी स्लॉट फुल कर देंगे और स्लॉट जब फुल हो जाएगा तो आपको अपना इस तरह का एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन और ये सारा पेज आपके सामने
खुल जाएगा। जब आप चारधाम यात्रा पहुंच जाएंगे तो आपको लाइन में भी लगना नहीं होगा, आपको वहां पर टोकन नंबर मिलेगा और टोकन नंबर के माध्यम से आगे आप अपनी यात्रा कर सकेंगे और दर्शन भी कर सकेंगे। ये पूरा प्रोसेस है। तो यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी, लेकिन फरवरी से सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक तकरीबन 60,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आप भी अगर यात्रा पर आना चाह रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP न्यूज़। तो चारधाम यात्रा को लेकर पंजीकरण की पूरी विधि क्या है, ये पंकज ने, मेरे साथी ने आपको बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ें। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने देहरादून ISBT का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ये आप जानते हैं, और जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग भी अहम भूमिका निभाता है। यात्रियों को चारधाम ले जाने के लिए परिवहन विभाग की अहम भूमिका होती है और परिवहन मंत्री ने इसके साथ ही बसों के समय के संचालन को भी देखा है और बेहतर संचालन के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट को बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग यात्रा मार्गों पर 150 से ज्यादा कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों की तैनाती रहेगी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरे रास्ते पर अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहेंगे। MRPs की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे और इसके अलावा लगभग 150 से अधिक डॉक्टरों की तैनाती भी होती है और इस बार लगभग जो कार्डियोलॉजी ट्रेन डॉक्टर्स हैं उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे और जो यूकोट वीपे योजना है इसके तहत हमें काफ़ी अभी स्पेशलिस्ट मिले हैं, लगभग 20 स्पेशलिस्ट मिले हैं, उनकी भी तैनाती हम लोग इस बार करेंगे और इन सभी MRPs में और जो टेम्पररी दूसरे हमारे पोस्ट हैं उसमें हम लोग जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं जिसमें 28 पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, BP, ECG, हार्ट रेट भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये डिवाइसेस भी हम लोग इस बार इंस्टॉल करेंगे और उसको टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ के मुख्य हाईवे पर धसाव एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बद्रीनाथ धाम का द्वार जोशीमठ के हाईवे पर क्रैक्स अभी भी बरकरार है और लगातार ये जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है जो अब इससे कैसे निपटा जाएगा, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है यात्रा शुरू होने से पहले। हेलंग से, क्योंकि हेलंग बाईपास अभी जो बन रहा है उसमें टाइम लगेगा, जो बहुत सारी चीज़ें होनी है जो कि जल्दी नहीं हो सकती है। तो जो अभी रूट है, जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश हुआ कि अभी कोई पहाड़ की तरफ कटान ना करें उस रोड पे, जो है उसको ठीक कर दें आप। कोई कटान या तोड़ फोड़ या उससे मना किया गया है। दूसरा जो जोशीमठ से मरवाड़ी के बीच में जो इंटरनल जोशीमठ का रूट है उसमें कई जगह धंसाव और क्रैक्स हैं, तो उसको भी ठीक करने को कहा गया है। उसमें भी कोई चौड़ीकरण या कुछ ना करें, जो एग्जिस्टिंग रोड है जहाँ पर भी क्रैक्स हैं या कुछ दिक्कत है उसको ठीक कर दें। पेपर लीक की CBI से जांच करवाने को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा का कहना यह है कि कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा है नहीं जिसको लेकर वो इस तरीके से अब इस मामले पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी मंशा प्रदेश के अंदर जो है मुद्दाविहीन होने के कारण अराजकता फैलाने की है और यही कारण है कि उन्होंने बार बार यही कहा कि परीक्षा रोक दीजिए, बहानेबाजी कर रहे हैं। अगर आप युवकों के पक्ष में कोई बात बोलते हैं तो आपको कहना चाहिए कि परीक्षाएं कराइए, जांच होती रहेगी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि आप जांच होने तक परीक्षाएं रोक दें, तो सीधा मतलब ये है कि आप युवाओं को एक तरफ बिल्कुल उनका नुकसान करना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, मगर अल्मोड़ा में विधायक अभी तक अपनी पूरी रकम खर्च नहीं कर पाए हैं। अल्मोड़ा की अलग अलग विधानसभाओं के लिए 22.5 करोड़ रुपए बजट आया है, मगर अभी तक सिर्फ 15 करोड़ ही खर्च हुए हैं, ये जानकारी है। और ऐसे में सवाल ये कि वित्त वर्ष खत्म होने वाला है मगर ये बजट अभी तक खर्च नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह क्या और कब खत्म होगा बजट, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। हमको दोनों किस्तें प्राप्त हो गई हैं, जिसमें टोटल 2250 जो हमारा होता है 6 विधानसभा का, वो पूरा पैसा मिल गया। उसमें से 45 लाख जो हमारा प्रशासनिक मद का होता है वो निकालने के बाद 22 करोड़ का जो प्रस्ताव है उसमें से हमको 15 करोड़ के प्रस्ताव माननीय विधायक जी के स्तर से लगभग प्राप्त हो चुके हैं
और इसमें हमने सारे प्रस्ताव जो है जो स्वीकृत हो गए कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलना बड़ी चुनौती बन गया है। नोटिस के बाद सरकारी विभाग ऊर्जा निगम को बकाया बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। मार्च महीने तक 33 सरकारी विभागों से 167 करोड़ वसूले गए हैं। ऊर्जा निगम के पसीने छूटे इस रकम को वसूलने में कहा जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, अस्पताल और पुलिस विभाग पर सबसे ज्यादा बिजली का बकाया चल रहा है। भी ये है कि हमारा टारगेट तो मिला हुआ है 167 करोड़ फरवरी के लिए। सरकारी विभाग में बात करें तो सबसे ज़्यादा नगर निगम, नगर पंचायतों पे बिजली का जो स्ट्रीट लाइट वगैरह का बिल है उनके बिल हैं। इसके लिए हमने सरकार में बात करी थी, हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे सरकार जो इनके विभाग हैं उनसे भी बात करी थी, लेकिन इनका पैसा अभी तक बकाया हुआ है। दूसरे नंबर पे है शिक्षा विभाग का, उनके भी पेमेंट नहीं प्राप्त हुए हैं। बड़कोट से खबर है। बड़कोट के गंगनानी में 2 साल पहले बैंकेट हॉल का निर्माण हुआ था। इसका 70% काम पूरा हो चुका है, मगर काम अधर में लटका हुआ है, जिस वजह से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण होना है। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी रकम खर्च करने पर भी आखिरकार निर्माण काम पूरा क्यों नहीं हो पाया है। तो काम पूरा नहीं होने पर लोगों का गुस्सा है। बैंकेट हॉल का निर्माण होना था, आधा काम हो चुका है, अधर पर यह पूरा काम लटका हुआ है, जिससे लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। जिला पंचायत ने भी उस संदर्भ में जो भी उन्होंने भूमि अपने अलॉटमेंट को लेकर किया है, नंदगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, उन्होंने उस पूरी व्यवस्था के साथ आज बारात घर का जो निर्माण कार्य है वो 70% लगभग तैयार हो चुका है। लेकिन उसका इस समय रुक जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यह हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सोचने की जरूरत है कि ये जो बारात घर है ये कोई पूर्व विधायक के घर के लिए नहीं बन रहा था, ना ये दीपक बिजलवाणी के घर के लिए बन रहा है। ये जो यहाँ के बहन बेटियों की जो शादियाँ हैं उनको लेकर बनाया गया। अगर पानी बढ़ता है इसमें, इसका पूरा का पूरा पानी अंदर आ जाता है। ये तो यही दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले की सीढ़ियाँ पहले टूट गई थी, जिसमें भी मैंने पहले भी इस बात पे आवाज़ उठाई थी और बनते बनते टूट गए हैं। तो ये जो है दरअसल धन का दुरुपयोग हो रहा है और ये जनता के बिल को बनाने वाली बातें हो गई है कि बना, चलो बन भी गया है लेकिन पूरा कार्य पूरा तो करो। केदारनाथ धाम के अलावा केदार घाटी के गांव को जोड़ने वाला पुल जर्जर हालत में है और इतना ही नहीं, पुल पर अक्टूबर महीने से भारी वाहनों की आवाजाही भी बंद है। अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, लेकिन पुल का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, शुरू ही अभी तक नहीं हुआ है कहा यह जा रहा है। अब देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी कुछ ही दिनों के बाद और अक्टूबर महीने से भारी वाहनों की आवाजाही यहाँ पर बंद है, इस पुल पर बताया जा रहा है। अप्रैल महीने से यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक इस पुल के मरम्मत का काम भी शुरू नहीं किया गया, जिसको लेकर अब लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और इसके तहत हमने एनएच के अधिकारियों से भी कहा है कि आप इस ब्रिज को प्रायोरिटी में लेकर अपना कार्य कर लें और हमें पूरी उम्मीद है कि यात्रा से पहले इस ब्रिज पर हम लोग भले एक एक करके, लेकिन अगर स्ट्रेंथनिंग के बाद इस ब्रिज का फिर यूज़ कर पाएंगे। पौड़ी में नगर पालिका का कारनामा आपको दिखाते हैं। शहर के एक व्यू पॉइंट को तोड़कर उसी जगह पर दूसरा व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका पैसे की बर्बादी कर रहा है और इसके पीछे धांधली की भी आशंका लोग जाहिर कर रहे हैं। शिकायत के बाद डीएम ने मामले में अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट अब तलब की है। व्यू पॉइंट जो कि एक अच्छी खासी स्थिति में था, लोग उसका आनंद ले रहे थे, उसको तोड़ने के बाद दूसरा व्यू पॉइंट वहाँ पर बनाया जा रहा है। जो व्यू पॉइंट है उस पर जनता के पैसे की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये नगर पालिका अध्यक्ष की जो मनमानी है उससे पूरा शहर परेशान है। इस प्रकरण में जो अभी वीडियो मेरे संज्ञान में लाया गया है, इस क्रम में ईओ नगर पालिका से पूरे प्रकरण पर एक स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और यदि कोई अनियमितता की संभावना है तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।